बड़ी मुश्किल से मैंने दर्द भरी कराह को होंठों में दबाया था। चलना में दीवार पर सर टेके खड़ा रहा। दर्द में अफाका होते ही मैं पाइप के सहारे अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। पिछला मकान मुतमव्विल शख्स का था, लेकिन वो मकान किसी सफेद पोश का दिखाई दे रहा था। मकान की बनावट ऐसी नहीं थी कि घूमकर अकवी जानिब से जायजा लिया जा सकता। कमरों की दीवारें मकान की चारदीवारी का हिस्सा थी, इसलिए कमरों का अकवी हिस्सा गली में आ रहा था। सेन में गाड़ी वगैरह का ना होना मकीन के मुफलिसी के साथ मेरी बेबसी का भी मजहर था, क्योंकि कार की मदद से वहां से निकला जा सकता था। बरामदे के सामने पहुंचते ही मैं शशोपन में पड़ गया था। घर वालों को धमकाने को मेरे पास हथियार भी मौजूद नहीं था। अगर मकीन मुझे पुलिस के हवाले करने पर तुल जाते तो मेरी जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाता। यूं घर में दाखिले का मेरे पास एक ही जवाब था कि मैं अपने मुजरिम होने का एतराफ कर लेता। यकीनन मकीन गुज़िश्ता शब साथ वाले मकान में होने वाली फायरिंग से मासूस हो चुके थे और अब एक जख्मी को घर के सहन में देखकर उन्हें मेरे बारे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत न होती। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दरवाजा खुला। मेरे पास पीछे हटने की मोहलत नहीं थी। कौन है? एक निस्वानी आवाज उभरी। अगले ही लम्हे 30 से 32 साल की कबूल सूरत खातून बाहर निकली। आंखों पर स्याह चश्मा और हाथ में छड़ी पकड़े होना उसके नाबीना होने की चुगली खा रहा था। मैं खामोश खड़ा रहा। वो एतमाद से बोली, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारे पाँव की आहट ही मुझे बाहर लाई है। मैं खामोश ही रहा। उसकी तंजिया हंसी उभरी। एक अंधे मोहताज के पास तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने खामोशी तोड़ी। दोने वाली रोटी तो मिल ही जाएगी, तुम तकलीफ में हो। उसका अंदाजा मुझे हैरान कर गया था। कैसे पता चला? मैं हैरानी नहीं छुपा सका था। देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ। तुम्हारी आवाज में दर्द छुपा है। मैंने इकरार किया, जख्मी हूँ। वो मुतबस्सम हुई। शायद ये कल की टक टक का फल है, आपको झुटला नहीं सकता। वो रुखाई से बोली, किसी मुजरिम को जेब नहीं देता कि एक माजूर को जोखम में डाले। मैं बेचारगी से बोला, थोड़ा सा खाना और जख्म की मरहम पट्टी करने पर शायद आपको ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। वो फलसफियाना लहजा में बोली, इसकी क्या दलील का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा? यूं भी एक मर्द चिकम शेर होने के बाद अकेली औरत के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कैसे यकीन दिला सकता हूँ? वो इत्मीनान से बोली, जो अमली तजर्बात से गुजर चुकी हो उसे चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन नहीं आ सकता। जी चाह पूछूं कि मेरे जबरदस्ती घर में घुसने पर कैसे रोकोगी, मगर फिर उसकी मजलूमियत पर तरस आ गया। एक जवान अंधी औरत को मर्द से जो खतरा हो सकता था उसने खुलकर इजहार कर दिया था, और उसके पसे पर्दा आज के मर्द का किरदार है। यकीनन सारे मर्द ऐसे नहीं होते, मगर हुक्म अक्सरियत के मिजाज पर लगाया जाएगा। इस बेचारी का भी किसी जिनसी दरिंदे से वास्ता पड़ चुका था। यह भी मुमकिन था उसे यह तजर्बा एक से ज्यादा बार हो चुका हो, तभी वो किसी मर्द पर एतबार करने को तैयार नहीं थी। मैंने पूछा, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं तो की? वो तोड़ टोक लेजम बोली, बिल्कुल नहीं तो की। मैं कहीं और जाने की हालत में नहीं था, मगर एक सहमी हुई औरत की मर्जी के खिलाफ उसके घर में घुसना किसी तौर मुनासिब नहीं था, वरना उसके पास मुझे रोकने की ताकत नहीं थी। माफी चाहता हूँ, आपको जहमत थी। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा कि अब कोई और दीवार अबूर करना मेरे लिए नामुमकिन था। काफी देर रुकने के बाद कदम आगे बढ़ाते हुए मेरे होठों से हल्की सी आवाज में सी बरामद हुई थी। होंठ भींचकर मैंने कराहों का गला घूंटा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ठहरे, उसकी इस्तरारी आवाज गूंजी। शायद आप ज्यादा जख्मी है। लहजा काफी बदला हुआ था। वो गैरत दिखाने का कोई मौका नहीं था। मैं रुक गया। किसी मजबूर को दर्द से दुदकारना मुनासिब ना होगा, और विनती करती हूँ वक्त आने पर तुम भी तरस खा लेना। इसकी खौफ में लिपटी हमदर्दी ने मुझे शश्तर कर दिया था। मेरी मदद करने से पहले वो मेरे शर्त से पनाह मांग रही थी। न जाने कौन से दरिंदा सिफ्त मर्द थे जिन्होंने उस मजलूम को मर्द जात से इतना मुतनफर कर दिया था, मगर वो वक्त इस तफसार या उसकी कहानी सुनने का नहीं था। टांग की तकलीफ में कमी या ठहराव के बजाय इजाफा हो रहा था। जब तक जख्म साफ करके मुनासिब मरहम पट्टी ना होती और दर्द कुछ गोलियां ना मिलती, यह हालत बरकरार रहना थी। ऐसे जख्म जिनकी बर वक्त देखभाल ना की जाए बाज़ औक़ात नासूर बन जाते हैं। ऐसा होने पर टांग को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। मैं जुबानी कलामी वादे के बजाय अमली नमूना पेश करके उसके दिल से कम अज कम यह गलत फहमी दूर कर सकता था कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं खामोशी से उसकी तरफ बढ़ गया। एक तरफ होकर उसने मुझे दाखिल होने का रास्ता दिया। एक खुला कमरा था जिसके दाएं बाएं 2 और कमरों के दरवाजे थे, जबकि अकबी जानिब बावर्ची खाना नजर आ रहा था। कमरे में रखा पुराना सोफा सेट, चंद कुर्सियां और 2 मेजें इसे ड्राइंग रूम जाहिर कर रही थी। मैंने बैठने को प्लास्टिक की कुर्सी को तरजीह दी थी, क्योंकि सोफा जख्मी टांग के खून से दागदार हो सकता था। सोफे पर बैठे ना मेरी नशीद संभालने से उसे अंदाजा हो गया था उसके सुनने की हिस्से गजब की थी। अल्लाह पाक जिससे कोई नेमत लेता है तो बदले में दूसरी हिस्स में नाकाबिले बयान इजाफा हो जाता है। मैंने वजाहत की, जख्मी टांग से खून रिस रहा है, सोफा गंदा हो जाएगा। मैं तिब्बी इमदाद का सामान लाती हूँ। वो बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके एतमाद से उठते हुए कदम जाहिर कर रहे थे कि घर के चप्पे चप्पे से
खूब वाकिफ है। करीब पहुंचकर उसने छड़ी से दरवाजे की तस्दीक की और अंदर चली गई। चंद लम्हा बाद वो तिब्बी संदूकचा मेडिकल बक्स उठाए नमूदार हुई। छोटे कदम रखते वो नजदीक आई। छड़ी से मेज टटोल कर उसने संदूकचा ऊपर रखा और कुर्सी घसीट कर मेरे पास बैठ गई। होठों पर खुशगवार तबस्सुम बखेरे वो गोया हुई, बिनाई खत्म होने से पहले मैं नर्स थी। 8 साल पुरानी बात है, लेकिन काम भूली नहीं हूं। अब जरा जख्म की तफसील बताओ ताकि मरहम पट्टी कर सकूं। मैंने कहा दाहिनी रान में अकबी तरफ से गोली लगी है और सामने से निकल गई है। उसने तसल्ली अमेज लहजे में मेरा हौसला बढ़ाया। यकीनन हड्डी बच गई है, पर न चल ना सकते, और गोली का निकल जाना भी तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैं होले से बोला, आप सही कह रही हैं दीदी। इसे हैरत का झटका लगा था। लम्हा भर को वो सुन्न हो गई थी, फिर नशिस्त छोड़ते हुए बोली, जख्म धोने को गर्म पानी लाती हूँ, अगर पट्टी बांधी है तो खोल कर जख्म को नंगा कर दो। वो पर्ची खाने की तरफ बढ़ गई और मैं पट्टियां खोलने लगा। चूंकि पट्टियां पतलून के ऊपर ही बांधी थी, इसलिए जख्म से चिमटी नहीं थी। अलबत्ता पतलून उतारते वक्त मेरी कराहें निकल गई थी कि कपड़ा जख्म से बुरी तरह चिमटा हुआ था। मेरे जख्म खोलने तक वह पानी गर्म करके ले आई थी। मैंने पतलून उतार दी थी और सिर्फ जांगिया पहने रखा था। उसके अंधा होने के बावजूद मुझे हल्की सी झिझक हो रही थी, मगर रान को नंगा करना मजबूरी थी कि जख्म की सफाई इसके अलावा मुमकिन न थी। गोली गोश्त फाड़ते हुए सामने से निकली थी। गोली लगने की जगह छोटा सा सुराख था, मगर जहां से गोली निकली थी उस जगह का गोश्त फट गया था। छड़ी से मेज छूकर उसने पानी का बर्तन रखा और कुर्सी घसीट कर मेरे करीब बैठ गई। मैं पट्टी कर लूंगा दीदी, मुझे झिझक हो रही थी। वो इत्मीनान से बोली, नर्स तो गैरों की मरहम पट्टी फर्ज समझ कर करती है, तुमने तो दीदी बना लिया है, और छोटे भाई के मरहम पट्टी करने में कैसी झिझक। मैंने वजाहत की, आपको नजर नहीं आता, तभी कह रहा था कि खुद कर लूंगा। नाबीना हूं, अनजान नहीं हूं। मेरा हाथ पकड़ते हुए वो शफकत से बोली, मेरा हाथ जख्म पर रखो। मैंने उसका हाथ जख्म पर रख दिया। उसने नरमी से जख्म को छुआ और होले होले हाथ घुमाकर पूरे जख्म का जायजा लेने लगी। जख्म को अच्छी तरह टटोल कर उबड़ाई। पिस्तौल की गोली तो नहीं लगती। मुझे हैरत का झटका लगा था। आपको कैसे अंदाजा हुआ? कहा ना पेशावर नर्स हूं। पिस्तौल की गोली इतना गहरा जख्म नहीं डालती। उसने छड़ी से मेज की जगह का अंदाजा किया और मेज को करीब घसीट कर तिब्बी संदूकचे को खोलने लगी। मैंने उसकी मदद को हाथ बढ़ाए। वो शफकत से छिड़कते हुए बोली, आराम से बैठ रहो, मैं कर सकती हूँ। मैंने चींपे हुए हाथ वापस खींच लिया। उसने रुई निकाल कर पानी में भगोई और नरमी से जख्म पर फेरने लगी। अंदाज में पेशावराना महारत के साथ बड़ी बहन की शफकत भी झलक रही थी। गर्म पानी से जख्म को साफ करके वो पायोडीन में रुई पकोकर जख्म पर लगाने लगी। अगले मरले में उसने चौड़ी पट्टी काट कर इस पर एक करीम मली और पट्टी को जख्म के मुंह पर रखकर ऊपर से पट्टी लपेट दी। मरहम पट्टी होते ही दर्द काफी हद तक कम हो गया था। वो दर्द कुछ टीका तैयार करने लगी। मुझे खासी हैरानी हुई थी। दीदी, बगैर देखे आपको कैसे पता कि ये कौन सा टीका है? बुद्धू मुख्तलिफ टीकों की बोतलों का हुजम यकसा नहीं होता और मेरे पास चंद किस्म के टीके ही पड़े हैं, आसानी से शिनाख्त कर लेती हूँ। टीका तैयार करके उसने मुझे कोहले पर लगाया और फिर एंटीबायोटिक टीका तैयार करके मेरे रग में लगा दिया। उंगलियों से टटोल कर जिस तरह उसने मेरी रग तलाश की थी, मेरे लिए हैरान कुन नजारा था। एक अंधी मसीहा पहली बार देखी थी। बक्स को बंद करके उसने शफकत से पूछा, खाना खाओगे? मैं बदतकल्फी से बोला, सख्त भूख लगी है, गर्म करके लाती हूँ। वो उठने लगी। मैं सुरात से बोला, पहले कोई चादर या तौलिया ला दो कि मैं सिर्फ जांगिए में हूँ। वो शरारती अंदाज में बोली, तो यहाँ एक अंधी के अलावा और कौन है जो शहजादे को देखने आएगा? मैं चींपते हुए बोला, दीदी मुझे अजीब लग रहा है। वो मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। वापसी पर हाथ में मर्दाना शलवार कमीज थी। ये पिताजी के कपड़े हैं। उसने साफ लिबास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने शुक्रिया कहते हुए कपड़े ले लिए। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। लिबास तब्दील करके मैंने पुराने कपड़े और खून आलूद पट्टियां वगैरह समेट कर कूड़ा क्रिकेट की टोकरी में फेंके और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो खाना गर्म करके ले आई। आलू भुजिया और तवे की ताज़ा रोटी थी। मुझे खाना पकड़ाकर वो चाय बनाने चली गई। सख्त भूख लगी थी। मेरे खाना खाने तक वो गर्मा गर्म चाय ले आई थी और इस वक्त मुझे चाय की सख्त तलब भी हो रही थी। सिगरेट निस्वार जैसी लत से कुदरत ने मुझे दूर रखा है, लेकिन चाय तो मेरी नज़र में कुदरत का तोहफा है। चाय उसने 2 प्यालियों में लाई थी। मुझे प्याली पकड़वा कर उसने मेरे सामने निशिस्त संभाली। अब अपनी कथा सुनानी शुरू करो। मैंने संजीदा लहजे में पूछा, जरूरी है? नहीं, लेकिन मुशाक जरूर हूँ। खुद को बेगुनाह कहना तो झूठ होगा। उसने मुंह बनाया, सफाई नहीं मांगी। मैं हिचकिचाते हुए बोला, अगर अपने मुतालिक सच बताना मुश्किल हो तो क्या करूं? उसने इंकिशाफ किया, खबरों में सुना है कि हिसास इदारे के कमांडोज ने मुल्हिका मकान पर छापा मारकर 2-3 दहशतगर्दों को हलाक किया है, और हकीकत तो यह है कि छापा मार दस्ते के कुछ अफराद मेरे घर की दीवार फलांग कर साथ वाले मकान में दाखिल हुए थे। मैंने जान छुड़ाई। जब आप जानती हैं तो इस्तफसार का मतलब? उसने उलझन जाहिर की, क्या दहशतगर्द तुम जैसे होते हैं जो अकेली औरत को दीदी बना ले? अच्छाई और बुराई का एहसास तो ताल्लुक के मरहून मिन्नत होता है। फाकों से मगलूब होकर दुकान का ताला तोड़ने वाला अपने बच्चों को मसीहा और दुकानदार को डकैत लगता है। फलसफा सुनने का मूड नहीं है। मैं जिज़बिज़ हुआ।
दीदी मेरे पास आपको बताने को कुछ नहीं है। वो शाकी हुई, एतबार नहीं है। बेएतबारी किसी खौफ या खतरे के जेर असर होती है, और आप जैसी नर्म दिल और मासूम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने मुंह बनाया। मैं कॉल करके पुलिस को बुला लेती हूँ ताकि ये गलत फहमी तो दूर हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने क्या क्या लगाया, पुलिस के आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। खेल कर दिखाओ। संजीदा लहजा में कहते हुए उसने दायां हाथ गिरिबान में डाला और वापसी पर उसमें लेडीज पिस्तौल मौजूद था। सुनहरी रंग का नन्हा सा पिस्तौल मुनक्किश सांप की तरह मुझे घूर रहा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने चाय की प्याली धीरे से मेज पर रखी। एकदम उसने तबसरा किया, तुमने चाय की प्याली नीचे रख दी है। मुझे हैरत का झटका लगा। इतनी मध्यम आवाज भी उसने सुन ली थी। काले शीशों की ऐनक को उतारते हुए मुझे लगा शायद वो देख सकती है। उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। एकदम नफी में सर हिलाया। देख नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती हूँ, और यकीन मानो अगर पहलू भी बदलोगे तो मुझे महसूस हो जाएगा। क्या चाहती हैं? मैंने बेबसी का इजहार किया और तब लगा कि उसे बेबस जानना मेरी हमाकत थी। घर दाखिल होने की इजाजत मैंने इखलाकी तकाजा पूरा करने को मांगी थी, लेकिन उस वक्त भी वो मुसल्ला थी और यकीन मुझे रोक सकती थी। वो मुतबस्सम हुई, तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहती थी। इसका दायां हाथ पिस्तौल गायब करने को गिरेबान की तरफ बढ़ गया। मैंने नजरें झुका ली कि उसे दीदी पुकारने की निस्बत से वो मेरे लिए मोहतरम और मुकद्दस थी। मैं शाकी हुआ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? उसने खिफत से पूछा, खफा हो? हाँ, मैंने असबात में सर हिलाया। नसीज छोड़ते हुए उसने छड़ी से मेज को छुआ और घूम कर मेरे पहलू में आ गई। दीदी से भी कोई खफा होता है भला? मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने शफकत से पुचकारा। दीदियां डांटती हैं, धमकी नहीं देती। क्षमा चाहती हूँ, उसने नदामत जाहिर की। मैं खिफत से बोला, आप बेइज्जती तो ना करें ना। वो गुज़िश्ता मौजू की तरफ पलटी। क्या आपका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है? क्यों? पड़ोसी मुल्क वाला किसी मोहतरम खातून को दीदी बनाने का मजाज नहीं होता? उसकी तफ्तीश से जान छुड़ाने को मैंने बेमौका वेला मचाया। वो शाकी हुई, ऐसा कब कहा है? मैंने मौजू तब्दील किया, आज रात को पनाह मिल सकती है। उसने हुक्म सादर किया, मुकम्मल ठीक होने तक तुम कहीं नहीं जा रहे। मैंने मुंह बनाया, अगर यूं ही तफ्तीश होती रही तो शायद आज ही भाग जाऊंगा। मुझे तुम मुसलसल टाल रहे हो। उसका हाथ बाजू पर रेंगता वो मेरे कान की लो तक पहुंचा और उसने मेरा कान पकड़ कर शफकत से खींचा। बता रहे हो या कान उखेड़ दूं? बाज़-औक़ात खामोश रहना मजबूरी बन जाती है कि बंदा झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। सिर्फ इतना यकीन दिला सकता हूं कि किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। न भारत सरकार की इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इरादा है और न राजों के हसूल को आया हूं। तुम्हारी वजाहत ने मेरी ढारस बंधा दी, वरना यही खुद बुद रहती कि शायद मैंने किसी मुजरिम को पनाह दी। मैंने साफ कोई से एतराफ़ किया, किसी को मुजरिम गर्दानना इखलाक नहीं, ममलिकत के कानून के दायरा कार में आता है, और इस लिहाज से मैं मुजरिम हूँ। मेरे सर में चपर रसीद करते हुए मुतबस्सम हुई। छोटे, तुम फलसफे की आड़ में अपने सारे राज छुपा लो। मेरी दीदी कहने पर उसके रवैये में न सिर्फ बेतकल्फी दर आई थी, बल्कि एक किस्म की शफकत भी झलक रही थी। मुझे अपनी दीदी का नाम तक मालूम नहीं। मैंने सवालों का रुख उसकी जानिब मोड़ा। वो जल्दी से बोली, ममता विश्नोल। और आप कब से अकेली रह रही हैं? पिताजी के देहांत के बाद से अकेली हूँ। वह अफसुर्ता हो गई थी। आप अपने नर्स होने का जिक्र कर रही थी, इसका मतलब है कि आपकी बेनाई बाद में साया हुई। इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद से सब कुछ बता देती हूँ। बल्कि बेनाई खत्म होने का तो पहले बता चुकी हूँ। शायद भूल क्या है, मैंने बात बनाई मगर ये तो नहीं बताया कि कैसे खत्म हुई। थोड़ा फासला बढ़ाकर उन्होंने सोफे से टेक लगाई और गहरी सोच में खो गई। मैंने टोकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लम्हा भर बाद वो गोया हुई। पिताजी फौज में थे। भारत माता से उनकी मोहब्बत किसी तारुफ की मुत्तकाजी नहीं है। हम दो बहन भाई थे, छोटा राजीव और मैं। हम पर वो जान छिड़कते थे, मगर देश की मोहब्बत पर हमें कभी तरजीह ना दी। रिटायर्ड होने पर इन्होंने एक दुकान डाली। अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। माताजी पिताजी के रिटायर्ड होने के बाद ज्यादा अरसा चिंता नहीं रही थी। राज भी एक हादसे में हमें छोड़कर चला गया। जानते हो, मरते वक्त उसका सर मेरी गोद में था। उनकी आवाज गुलगेर होगी। आंसू पीने में उन्हें चंद लम्हे लगे थे। ये गहरा सांस लेकर उन्होंने सिलसिला तकल्लुम छोड़ा। माताजी और राज के देहांत के बाद पिताजी की सारी मोहब्बतें मुझ पर निछावर होने लगी। उनका इरादा मुझे डॉक्टर बनाने का था, मगर मैं लिखने पढ़ने में वाजबी सी थी। FSC बामुश्किल पास कर सकी थी। इन्हें मुझे मसीहा के रूप में देखने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी। मजबूरन उनकी ख्वाहिश के एहतराम में नर्स बन की। इस इस्ना में रोहन गजराल से मुलाकात हुई। एक बार फिर वो चुप हो गई। यकीनन रोहन गजराल भी कोई खास शख्सियत था कि वो जज्बाती हो गई थी। मैं सब्र किए उनके बोलने का मुंतजिर रहा। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ गहरी खाई से आती महसूस हुई। बहुत प्यार जताया करता था। आसमान के तारे तोड़ने के दावे, राजकुमारियों की सी जिंदगी देने की डेंगे, आसाइशो आराम देने के वादे, हर हाल में साथ निभाने की कस्में, और जुबान इतनी मीठी कि यकीन किए बगैर चारा ही नहीं था। चुबा ही नहीं गुजरता था कि कोई इस एतमाद से झूठ भी बोल सकता है। जब निभाने का वक्त आया तो सालिम फैसला सुनाने भी ना आया कि कम अज कम गिला शिकवा ही कर लेती। एक और गहरा सांस लेकर उसने जज्बात पर काबू पाया। रोजाना उसी के साथ अस्पताल जाया करती थी।
वो मोटरसाइकिल भी उसे मैंने ही लेकर दी थी। यहाँ आकर पहले मेरे हाथ से नाश्ता करता और फिर हम दोनों अस्पताल जाते। मुझे अस्पताल उतार कर वो यूनिवर्सिटी चला जाता। इस दिन उसके नाज नखरे उठाते थोड़ी देर होगी, तभी उसे तेज रफ्तारी का मुजाहरा करना पड़ा। तो जगह ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर वह अस्पताल के करीब पहुंचा और तीसरे इशारे को तोड़ते हुए मुखालिफ सम से आने वाले मोटरसाइकिल से तसादुम हो गया। हम दोनों पुख्ता सड़क पर बुरी तरह गिरे थे। उसने हेलमेट पहना था, लेकिन मैं हेलमेट के बगैर थी। होश आया तो दुनिया अंधेर हो चुकी थी। काफी इलाज करवाया, मगर आंखों की रोशनी भगवान ने वापस ले ली। जब तक डॉक्टरों ने मेरी दीद खत्म होने की तस्दीक न करती, वो बाकायदगी से आता रहा। जो ही मालूम हुआ कि अब मैं कभी नहीं देख सकूंगी। अलविदा कहे बगैर गायब हो गया। उसके बाद मेरी उससे बात न हुई। एक बार पिताजी को बात करते सुना था। पिताजी उसकी विनती करते हुए मेरी खुशियों की भीख मांग रहे थे, मगर उसने पिताजी की तौहीन करके राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर मैंने पिताजी को सख्ती से मना कर दिया कि जालिम के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं पिताजी को खुश नजर आने को बाज़ाहिर हंसती मुस्कुराती रहती, लेकिन जब दुकान पर चले जाते तब जी भर कर रो लेती और उनके आने तक जी हल्का हो जाता। मगर शायद ये मेरी खुश फहमी थी कि पिताजी मेरे गम से नावाकिफ हैं। उन्हें मेरा गम अंदर ही अंदर खा गया था और पता ही ना चला। एक दिन मुझे अकेला छोड़कर स्वर्ग की राह ली। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद मुझे मुस्तकबिल के अंदेशों ने घेर लिया, मगर यह परेशानी आर्जी साबित हुई। भगवान के करम से पिताजी चलती हुई दुकान छोड़ गए थे। इनके देहांत के बाद उनका मुलाजिम मेरे पास दुकान का हिसाब किताब ले आया। वो शुरू दिन से पिताजी के साथ था। मैंने दुकान का सारा हिसाब किताब उसी के हवाले कर दिया। 3 साल हो गए हैं। भगवान की कृपा से यकम को घर आकर हिसाब किताब दे जाता है। अच्छी गुजरोकात हो रही है, बस यही मेरी कहानी है। उसने काफी तफसील से अपनी कहानी सुनाई थी, जो गैर जरूरी तफसीलात हज़फ करके अजमालन आपके सामने बयान करती है। अब उसने तोपों का रुख मेरी जाने मोड़ना था। इससे पहले ही मैं निशिस्त छोड़ता हुआ बोला, सख्त थकन महसूस हो रही है, आराम की जगह ये दिखा दे। होंठों पर मानी की मुस्कुराहट बिखेरते हुए खड़ी होगी। मेरा अपने बारे कुछ बताने से एतराज करना उसकी निगाहों से पूछीता नहीं था। बैठते वक्त वो छड़ी लपेट लेती थी। जदीद साख्त की छड़ी सिमट कर बालिश भर रह जाती थी। कदम बढ़ाने से पहले उसने छड़ी को सीधा किया और बाएं जानिब के कमरे की तरफ बढ़ी। बिलाशुबा छड़ी अंधे के लिए आंख का काम करती है और हर कदम पर वो छड़ी की मोहताज होते हैं। दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरमियाने हुजम की ख्वाबगाह में मसहरी, कपड़ों की अलमारी, 2-3 कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी। ये मेरे राज की ख्वाबगाह है। बाद में पिताजी यहाँ मुंतकिल हो गए थे। अलमारी में उनके चंद सूट भी लटके होंगे। बिला तकल्लुफ पहन लेना। शुक्रिया दीदी। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ गया। वो वापस मुड़ गई। बिस्तर को झाड़ कर मैं बैठ गया। ममता विश्नोल का मिलना ही खुशगवार हादसा लग रहा था। नाहित बाकिरदार, हंसमुख, खुश अखलाक और नरम दिल औरत थी। मेरा दीदी कहना उन्हें निहाल कर देता था और तभी मेरे करीब आने में देर नहीं लगाई थी। जख्म के ठीक होने तक वहां छुपना नहायत मुफीद था। अल्लाह पाक ने सर छुपाने का ऐसा ठिकाना मुहैया फरमा दिया था जहां जख्म की देखभाल भी हो रही थी, आराम भी मिल गया था और खाने की भी कमी नहीं थी। बूट खोलकर मैंने जख्मी टांग को हाथों में पकड़कर बिस्तर पर सीधा रखा और तकिए पर सर रखकर लेट गया। गुज़िश्ता रात ने मुझसे करीबी साथी और मददगार छीन लिए थे। दीनू के बगैर मेरी ताकत आधी रह गई थी। सारी जिंदगी दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिद का आखिरी वक्त परदेश में आना था कि जहां उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। वो जिंदा दिल, निडर और बासलाहियत नौजवान था। इस मिशन में उसकी हैसियत सरगना किसी थी। गो बाकायदा तय नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसके मशवरों को अपनी राय पर मुकद्दम रखा था और अब उसके जाने पर सामने खला ही खला नजर आ रहा था।